श्रोतागण, फिल्मी रंगमंच के सफर में अब तक आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रृंखला की दो मार्मिक कहानियां, सिसकती बेटी और तड़फती बेटी, सुनी। अब प्रस्तुत है अगली कड़ी, तड़फती नारी। इस कथा में जमुना देवी को दुष्ट और आतताई पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कोठारी तथा उसके पिता जगन्नाथ कोठारी की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। न्याय की गुहार लेकर जब वह जनप्रतिनिधि के पास जाती है तो उसे मदद के बदले अपने दामन पर एक ऐसा दाग सहना पड़ता है जिसे मिटाना असंभव हो जाता है। लेकिन जमुना देवी हार नहीं मानती। वह अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उन तमाम नारियों की आवाज बन जाती है जो हर दिन जीती हैं, हर दिन मरती हैं और फिर भी समाज से एक ही सवाल पूछती हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम नारी गांव के पास स्थित कपड़ा मिल से ड्यूटी खत्म कर कुछ कर्मचारी अपने अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनमें से एक ने रामदेव से कहा, भाई रामदेव, इस बार तो आपको ग्राम पंचायत चुनाव में खड़ा होना ही चाहिए। रामदेव मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाइयों, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूं। इतना बड़ा काम मेरे बस की बात नहीं। ये सब मेरी औकात से बाहर है। तभी एक दूसरा कर्मचारी बीच में बोल पड़ा, तो फिर अपने भाई श्याम बिहारी को ही खड़ा कर दीजिए। रामदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसे काम के लिए मैं अपनी रजामंदी कभी नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना, सामने खड़ा होने वाला जगन्नाथ कोठारी कितना चालाक और दुष्ट आदमी है। पिछली बार उसने गुंडागर्दी करके मास्टर दीनदयाल को हरा दिया था, जबकि मास्टर जी ने ही तो उसे राजनीति सिखाकर यहां तक पहुंचाया। उनके इतने आसान हैं कि वह चुका भी नहीं सकता, बल्कि उसी ने उसके लड़के रंजीत को पुलिस में नौकरी दिलवाकर दारोगा बनवा दिया। सही कहते हो भाई। पिछली बार हमारी हार इसलिए हुई क्योंकि हमारे ही एक विश्वासघाती कर्मचारी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ लिया था। वोट बंट गए और मास्टर जी हार गए। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़कर बोला, लेकिन इस बार हम वैसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो, तीसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं होने देंगे। फिर एक और ने रामदेव की ओर देखते हुए कहा, भाई रामदेव, अब तो आपको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। रामदेव ने अपने भाई की ओर देखा और धीरे से कहा, भाइयों, देखते हैं समय क्या करवाता है। इतना कहकर वह अपने भाई श्याम बिहारी के साथ आगे बढ़ गया। जगन्नाथ कोठारी ने अपनी ड्यूटी पर जा रही बेटी मिर्जा हसन से कहा, बेटी मिर्जा हसन, तूने वकालत की डिग्री तो ले ली, लेकिन अब भविष्य में तेरा इरादा क्या है? मिर्जा हसन मुस्कुराते हुए, पिताजी, वही करना है जो सच्चे वकील का कर्तव्य होता है, लोगों को न्याय दिलाना। पास खड़ी उनकी पत्नी ने कहा, हाँ, अब हमारी बिटिया उन लोगों के झगड़े विवाद अदालत में खींचने की बजाय जल्द ही सुलझा देगी। मिर्जा हसन दृढ़ स्वर में, पिताजी, मेरा काम और पेशा यही होगा कि कोई दबंग व्यक्ति किसी कमजोर को सताने न पाए। जगन्नाथ कोठारी, बेटी, अपने लोगों का तो जरा ध्यान रखना। मिर्जा हसन प्रश्नवाचक स्वर में, पिताजी, ये अपने पराये क्या होते हैं? जगन्नाथ कोठारी हल्की मुस्कान के साथ, बेटी, अपने वे होते हैं जिनसे कोई संबंध हो, जैसे मैं, तेरा पिता जगन्नाथ कोठारी और तेरा भाई रंजीत कोठारी, जो अब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। उसी समय रंजीत कोठारी वहां आकर बोला, पिताजी, मुझे भी बहन मिर्जा हसन के साथ ड्यूटी पर जाने का आशीर्वाद दीजिए। जगन्नाथ कोठारी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, तुम दोनों भाई बहन को मेरा भरपूर आशीर्वाद है। फिर वे दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आए और गाड़ी में बैठते देख आशीर्वाद देते रहे। दोनों भाई बहन अपनी ड्यूटी पर निकल पड़े। बच्चों को विदा करने के तुरंत बाद सामने से मास्टर दीनदयाल आते दिखे। जगन्नाथ ने आगे बढ़कर अभिवादन किया, कहिए मास्टर जी, आप कैसे हैं? आप हमारे पाठशाला के गुरु नहीं बने तो क्या हुआ, लेकिन राजनीति सिखाने वाले गुरु तो आप ही हैं। आपने मुझे भले ही नहीं पढ़ाया, मगर मेरे बेटे रंजीत को आपने ही पढ़ाया है। इस नाते आप हम दोनों बाप बेटे के गुरु हैं। मास्टर दीनदयाल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जगन्नाथ, यह बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। तब जगन्नाथ ने हल्की चुटकी ली, मास्टर जी, आप हमसे चुनाव में क्या हारे कि हमारा हालचाल पूछना भी भूल गए।
दीनदयाल हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं जगन्नाथ, कभी कभी गुरु गुड़ और चेला शक्कर बन जाता है। राजनीति में यही होता है। मैंने तुम्हें चुनाव लड़ना सिखाया और चेले ने गुरु को ही हरा दिया, पर इसमें मनमुटाव कैसा? राजनीति में जीत हार तो चलती रहती है। इधर एक औरत विजयावती पारो के मकान पर आती है। उधर पारो ने अपनी पड़ोसन विजयावती को देखते ही अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू किशोरी, जरा अपनी पड़ोसन के लिए एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, अभी लाई। श्याम बिहारी की पत्नी किशोरी ने उत्तर दिया। फिर उसने अपनी जिठानी जमुना देवी से चाय बनाने को कहा और स्वयं आकर अपनी सास पारो और उस बुजुर्ग विजयावती के पास बैठ गई। वह आदर से उनके पैर छूकर दबाने लगी और बोली, माँ जी, आपने तो आज कई दिन बाद दर्शन दिए हैं, कहीं हमसे रूठ तो नहीं गई थी? आप यहाँ कब से बैठी हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं। उसी दौरान पारो की दूसरी बहू जमुना देवी चाय के प्याले लेकर आई और पड़ोसन बुढ़िया विजयावती से बोली, लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। बुढ़िया विजयावती मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू जमुना देवी, इतनी जल्दी चाय? जमुना देवी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माँ जी, आपके बेटे ड्यूटी से आने वाले हैं, इसलिए चाय पहले से ही तैयार कर रखी है। श्याम बिहारी और उनके भाई घर में प्रवेश करते हैं। माँ और पड़ोसन विजयावती के पैर छूकर भीतर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ट्यूशन से लौटी कुमकुम भी आती है। कुमकुम झुककर, प्रणाम दादी, प्रणाम बुआ जी। सबके चरण छूकर वह भी भीतर चली जाती है। विजयावती मुस्कुराते हुए पारो से कहती है, बहन पारो, तेरे घर के लोग तो बड़े ही संस्कारी हैं। सच कहूं तो डर लगता है, कहीं तेरे घर को नजर न लग जाए। अचानक भीतर से कुमकुम की जोरदार चीख सुनाई देती है। कुमकुम चीखते हुए, बचाओ अम्मा, बचाओ। सब लोग घबराकर भागते हैं। कुमकुम बिजली के तार से चिपकी हुई कांप रही है। पारो हड़बड़ाते हुए, अरे बबुआ, देखो देखो, कुमकुम को करंट लग गया है। किशोरी दौड़ पड़ती है। जमुना देवी घबराकर, अरे रुको, नंगे पांव मत जाना। लेकिन किशोरी बिना सोचे समझे कुमकुम के पास पहुंच जाती है। किशोरी चीखकर, बच जा बेटी, हिम्मत रख। वह जोर से कुमकुम को धक्का देकर तार से अलग करती है। कुमकुम नीचे गिर पड़ती है, पर उसी पल किशोरी खुद करंट की चपेट में आकर जमीन पर गिर जाती है। पारो चीखकर, हे भगवान, मेरी बहू। सब भागकर किशोरी और कुमकुम को उठाते हैं। कुमकुम को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर सिर झटक कर कहते हैं, हमें खेद है, बच्ची को हम नहीं बचा पाए। उधर किशोरी वहीं घर पर ही दम तोड़ चुकी होती है। पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। पड़ोसी आते हैं, ढांढस बंधाते हैं। पारो फूट फूट कर रो रही है और विजयवती उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बहन पारो, हिम्मत रख, किस्मत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों बाद मजदूर लोग पारो के दोनों बेटे रामदेव और श्याम विहारी को चुनाव में उतारने का निश्चय करते हैं। उनका मुकाबला इलाके के दबंग जगन्नाथ कोठारी से होने वाला होता है। यह बात जगन्नाथ को नागवार गुजरती है और वह हर हाल में उन्हें हराने या रास्ते से हटाने की चालें चलने लगता है। इसी बीच उनकी मां पारो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। मां के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ने पर दोनों भाई अपनी पत्नी जमुना देवी को घर पर छोड़कर पैसों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर जगन्नाथ कोठारी ने चालाकी से दोनों भाइयों रामदेव और श्याम विहारी को अलग अलग स्थानों पर बुलवाया। मिलने पर उसने अपने स्वभाव के विपरीत असामान्य नरमी दिखाते हुए कहा, जगन्नाथ कोठारी धीमी और मीठी आवाज में, रामदेव, श्याम विहारी, तुम्हारी मां बीमार है और पैसों के लिए तुम दर दर भटक रहे हो। क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बने? तुम हमारा छोटा सा काम कर दो, बदले में हम तुम्हारे इलाज का पूरा इंतजाम कर देंगे। अस्पताल का डॉक्टर, मेडिकल स्टोर का राजू, सब हमारे इशारे पर हैं। दवा इलाज मुफ्त मिलेगा और कुछ पैसे भी जेब में आ जाएंगे। फिर वह थोड़ा पास आकर फुसफुसाया, काम कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा सामान अदला बदली करना है। हम कर लेते, पर उसी समय हमें एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। मजबूरी है, इसलिए सोचा कि ये काम तुमसे ही करवा लिया जाए, दोनों का भला हो जाएगा। गरीबी और लाचारी के बोझ तले दबे दोनों भाइयों ने
एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूरी में हामी भर दी। जगन्नाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने दोनों को नकली भेष पहनाया, चेहरे पर मास्क, बदले हुए कपड़े, ताकि वे आपस में पहचान ना सकें। फिर उसने उनके हाथों में लाल रंग से रंगे हुए तमंचे थमा दिए। जगन्नाथ सख्त स्वर में, याद रखना, सामने वाला तुम्हें इसी लाल निशान से पहचानेगा। इसके बाद उसने दोनों को एक एक बैग सौंपा और आमने सामने भेज दिया। अंधेरे में उनके कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि जिस साधारण सामान की अदला बदली के लिए वे निकल पड़े हैं, वही उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने वाला है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा।